23 मई 2012 रायगढ़ महाराष्ट्र। दोपहर का वक्त था। गणेश धेने नाम का एक ऑटो ड्राइवर रोज की तरह अपना काम खत्म करके गगोई खुर्द गांव के पास फैले घने जंगल से होते हुए घर की तरफ जा रहा था। इन जंगलों से वह अच्छी तरीके से वाकिफ था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसकी नजर पेड़ के नीचे गिरे कुछ पके हुए आमों पर पड़ी। उसने सड़क किनारे अपनी टेम्पो को रोका, इंजन बंद किया और नीचे उतर गया। उसने एक आम उठाया, फिर दूसरा, और आम उठाते उठाते धीरे धीरे जंगल के थोड़ा और अंदर चला गया। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। उसी पल उसे एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू महसूस हुई। वह अचानक रुक गया। पहले उसे लगा शायद जंगल में कोई जानवर मरा पड़ा होगा, लेकिन बदबू लगातार तेज होती जा रही थी। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा, फिर बदबू की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जितना आगे बढ़ता उतनी ही बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दूर पर झाड़ियों के पीछे कुछ दिखाई दिया। वह थोड़ा और करीब गया। सबसे पहले उसकी नजर जले हुए कपड़े पर पड़ी, फिर कुछ हड्डियां दिखाई दी, और जैसे ही उसने झाड़ियों को थोड़ा हटाकर देखा, ये नज़ारा देखते ही देखते गणेश के होश उड़ गए। कांपते हुए हाथों से उसने अपना फौरन मोबाइल फोन निकाला और पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर डायल किया। घबराई हुई आवाज में उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस को शुरू में लगा शायद ये कोई लावारिस लाश होगी, क्योंकि इस इलाके के जंगलों में पहले भी कई बार लावारिस शव मिल चुके थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था शुरू होने वाली थी भारत के सबसे चर्चित और रहस्यमयी हत्याकांड की कहानी, जिसने आगे चलकर पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही देर बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। उसके बाद जंगल के उस रास्ते को फौरन घेर लिया गया और क्राइम सीन को सील कर दिया गया। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने शव को करीबी से देखा तो साफ था कि हालत बेहद खराब थी। शरीर लगभग पूरी तरीके से जल चुका था, जिसकी वजह से पहली नजर में पहचान कर पाना नामुमकिन था। फोरेंसिक टीम ने पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी ली। घटनास्थल से जुड़ी हड्डी का एक टुकड़ा, कुछ बाल और एक दांत मिला। इन सभी एविडेंस को सावधानी से इकट्ठा करके जांच के लिए मुंबई के जे ग्रुप हॉस्पिटल्स को भेज दिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये शव है किसका। शव इतना जल चुका था कि पुलिस और जे हॉस्पिटल के डॉक्टर ये तक तय नहीं कर पा रहे थे कि बरामद किए गए अवशेष किसी महिला के हैं या फिर किसी पुरुष के, और अगर ये महिला के हैं तो उसकी उम्र क्या रही होगी। उधर पुलिस ने भी अपनी तरफ से जांच को शुरू किया। आसपास के सभी थानों में हाल ही में दर्ज मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स खंगाली गई, लेकिन काफी छानबीन के बाद भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे इस शव की पहचान हो पाए। इस इलाके के जंगलों में पहले भी कई बार लावारिस शव मिल चुके थे, इसलिए शुरुआती जांच में कोई पक्का सुराग ना मिलने की वजह से पुलिस ने उस वक्त इसे एक लावारिस शव मान लिया। सिर्फ एक नॉर्मल डायरी एंट्री को दर्ज कर लिया गया, ना कोई मर्डर का केस और ना ही दुर्घटना से हुई मौत के बारे में जिक्र किया गया। जरूरी लीगल प्रोसेस पूरा करने के बाद शव के अवशेषों को उसी पास के गांव में, जो साथ में जंगल लगता था, वहां पर जाकर उन्हें दफना दिया गया। 3 साल बाद जून 2015 का समय आ गया। मुंबई पुलिस की कमान उस समय पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के हाथों में थी। एक दिन वे अपने ऑफिस में रोज की तरह काम में व्यस्त थे, तभी उनके लैंडलाइन पर एक अनजान फोन कॉल आया। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने बिना अपना नाम बताए सीधे एक चौंकाने वाली बात कही। उसके मुताबिक शीना बोरा नाम की एक युवती पिछले 3 सालों से पूरी तरीके से लापता थी। इतने लंबे समय से उसका किसी भी परिचित या परिवार के सदस्य से कोई संपर्क नहीं हुआ कि शायद शीना अब जिंदा नहीं है और उसकी हत्या की जा चुकी है। उस अनजान व्यक्ति ने कहा कि अगर शीना की हत्या हुई है
तो उसके पीछे किसी बाहरी अपराधी का हाथ नहीं है, बल्कि उसके परिवार के ही किसी शख्स का हाथ है। इतना कहकर उसने बिना अपनी पहचान बताए तुरंत फोन को काट दिया। ये जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। बिना समय गवाए एक टीम इस सूचना की सच्चाई पता करने में जुट गई। सबसे पहले सवाल ये था कि आखिर शीना बोरा है कौन, और क्या फोन पर बताई गई ये पूरी जानकारी सच है, या फिर किसी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये कॉल किया था। तो उन्हें पता चला कि शीना बोरा 24 साल की एक लड़की है जो 3 साल पहले मुंबई के मेट्रो 1 HR डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर काम करती थी। उसने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। 11 फरवरी 1989 को असम के गुवाहाटी में शीना बोरा का जन्म हुआ और उसका बचपन कुछ आसान नहीं था। उसका और उसके छोटे भाई मिखाइल का पालन पोषण उनके नाना नानी उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी बोरा ने गुवाहाटी में किया। लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद उसने डिज्नीलैंड हाई स्कूल गुवाहाटी से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ती रही। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। फ्री टाइम में वो बॉलीवुड गानों पर डांस करना पसंद करती थी। पिछले कुछ सालों से वह मुंबई में रह रही थी, जहां उसने अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी और नई जिंदगी बनाई थी। इसी दौरान उसका संबंध स्टार इंडिया के तत्कालीन CEO पीटर मुखर्जी की फैमिली और उनकी वाइफ इंद्रानी मुखर्जी से भी हुई। अब यहाँ पर पुलिस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पिछले 3 सालों से शीना बोरा कहाँ थी। इसकी कोई पक्की जानकारी पुलिस के पास मौजूद नहीं थी। अब जांच का फोकस सिर्फ शीना को ढूंढना नहीं, बल्कि ये समझना था कि आखिर उसका पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी की फैमिली से क्या संबंध था। पुलिस ने शीना का बैकग्राउंड खंगालना और शुरू किया। एक तरफ शीना एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो दूसरी तरफ पीटर मुखर्जी उस वक्त देश के सबसे बड़े मीडिया इंडस्ट्री के नामों में गिने जाते थे। उधर पुलिस को भी ये पता चला कि इस बीच पीटर और इंद्रानी दोनों UK शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि काम के सिलसिले में वो मुंबई आते जाते रहते हैं। ऐसे में हाई प्रोफाइल केस में बिना पूरे सबूत के उनसे सीधे पूछताछ करना आसान नहीं था। इसलिए पुलिस ने जल्दबाजी करने की बजाय चुपचाप अपनी जांच को आगे बढ़ाया। उन्होंने मुखर्जी फैमिली से जुड़े लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया और इसी दौरान उन्हें एक ऐसे शख्स के बारे में पता चला जो कभी इस फैमिली के बेहद करीब रह चुका था। वो था उनका पुराना ड्राइवर। पुलिस को पता चला करीब 3 साल पहले इंद्रानी मुखर्जी ने यहाँ श्यामवर राय नाम के एक आदमी को ड्राइवर पर रखा था। हालांकि वह नौकरी छोड़ चुका था, इसलिए जांचकर्ताओं को शक था कि अगर इस पूरे मामले का कोई छिपा हुआ सच है तो संभव हो सकता है उसकी कुछ जानकारी श्यामवर राय के पास जरूर हो। इसलिए मुंबई पुलिस ने सबसे पहले श्यामवर राय का पूरा बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया। लेकिन रिकॉर्ड खंगालने के बाद भी पुलिस को उसके खिलाफ ऐसा कोई केस नहीं मिला। ऐसी स्थिति में पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने जल्दबाजी करने की बजाय एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने निर्देश दिए कि फिलहाल श्यामवर राय पर चुपचाप निगरानी रखी जाए और सही मौके का इंतजार किया जाए। समय बीतता गया, जून खत्म हुआ, फिर जुलाई भी निकल गया, अगस्त का महीना आ गया, फिर आया 21 अगस्त 2015 का समय। उस दिन श्यामवर राय मुंबई के बांद्रा स्थित कोटा रोड के पास एक समुद्र किनारे टहल रहा था। संयोग से पुलिस की टीम भी उसी इलाके में मौजूद थी। जैसे ही उसकी नजर पुलिस कर्मियों पर पड़ी, वह घबरा गया और वहां से तेजी से निकलने की कोशिश करने लगा। उसका यह बिहेवियर पुलिस को बहुत अजीब लगा। अधिकारियों ने तुरंत उसका पीछा किया और कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास में एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुई। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उसे आर्म एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और सीधे खार पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। अधिकारियों ने जाना चाहा कि देसी कट्टा और कारतूस आखिर उसके पास आए कहां से। शुरुआत में श्यामवर राय काफी घबराया हुआ था। उसने बचाव में कहा कि यह हथियार उसका नहीं है। उसके मुताबिक ये मैडम का पार्सल था,
जो 3 साल पहले गलती से उसके पास रह गया। उसने दावा किया कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने उसे बिना खोले अपने पास संभाल कर रख लिया था। 3 साल पहले नवंबर 2012 में ही उसने इंद्राणी मुखर्जी की नौकरी को छोड़ दिया और अपने गांव लौट गया था, लेकिन वह पार्सल तब भी उसके पास ही था। गांव पहुंचने के बाद उसने ये पहली बार पार्सल खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर से एक देसी कट्टा निकला। श्यामवर राय ने पुलिस को बताया कि अगले करीब 3 सालों तक उसने कई बार यह हथियार इंद्राणी को वापस देने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान इंद्राणी यूके चली गई, इसीलिए कांटेक्ट नहीं हो सका और हर कोशिश नाकाम रही। तो उसने इस हथियार को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने का फैसला किया। इसी इरादे से वे मुंबई के बांद्रा स्थित कार्टर रोड पहुंचा था। प्लान ये था कि लोगों की नजरों से बचते हुए समुद्र किनारे मौजूद जंगल में उस कट्टे को फेंक दिया जाएगा, ताकि उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। जैसे ही उसकी नजर वहां मौजूद पुलिस टीम पर पड़ी, वह घबरा गया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। यही घबराहट पुलिस के शक की वजह बनी और कुछ ही पलों में ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसकी यह सफाई पुलिस को पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं लगी। इसके बाद पुलिस ने सामान्य पूछताछ को छोड़ दिया और गहन और सिलसिलेवार इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर वह क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर बाद उसने एक ऐसी बात बताई जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की पूरी दिशा ही बदल दी। उसका कहना था कि उसने किसी की हत्या नहीं की। इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड वह नहीं था। उसने पुलिस के सामने दावा किया कि उसे सिर्फ चुप रहने के बदले 5 लाख दिए गए थे। श्यामवर राय के मुताबिक शीना बोरा की हत्या की पूरी प्लानिंग उनकी खुद की बहन इंद्राणी और संजीव खन्ना ने मिलकर की थी। आखिर ये संजीव खन्ना कौन है? इंद्राणी मुखर्जी का तो हमें पता है, और इस पूरे प्लान में उसका क्या रोल था, ये आगे कहानी में सामने आएगा। ये बयान सामने आते ही इन्वेस्टिगेशन एक बिल्कुल नई डायरेक्शन में मुड़ गई, क्योंकि अब शक सिर्फ एक अनजान फोन कॉल तक सीमित नहीं रहा। पुलिस के सामने एक ऐसा डायरेक्ट विटनेस था जो पूरी साजिश के अंदर होने का दावा कर रहा था। लेकिन अब भी इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल ही यही था कि आखिर इंद्राणी मुखर्जी अपनी ही बहन की हत्या क्यों करवाना चाहती थी। जब तक खुद इंद्राणी से पूछताछ नहीं होती, इस सवाल का जवाब मिलना लगभग मुश्किल था। इस बीच पुलिस को पता चला कि अगस्त 2015 के दूसरे हफ्ते में इंद्राणी यूके से वापस भारत लौट चुकी थी। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने तय किया कि अगला कदम सीधे उससे पूछताछ करने का होगा। हालांकि गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए ऑफिसर्स ने सबसे पहले इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय के करीब 3 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा निकलवाए। जब इन रिकॉर्ड्स का मिलान किया गया तो एक बेहद अहम बात सामने आई। 24 अप्रैल 2012 की शाम से लेकर पूरी रात तक, फिर मुंबई से रायगढ़ जाने और वहां से वापस मुंबई लौटने तक, इन तीनों की लोकेशन लगातार एक दूसरे से मैच कर रही थी। 25 अगस्त 2015 की शाम मुंबई पुलिस सीधे इंद्राणी मुखर्जी के घर पहुंची और शीना बोरा की हत्या के आरोपों में उसे अरेस्ट कर लिया गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे देश में हलचल मच गई। मामला इसीलिए भी सुर्खियों में आया क्योंकि इंद्राणी कोई आम महिला नहीं थी, वह देश के चर्चित मीडिया एग्जीक्यूटिव पीटर मुखर्जी की वाइफ थी। गिरफ्तारी के बाद इंद्राणी को खार पुलिस स्टेशन लाया गया। केस की सीरियसनेस को देखते हुए कुछ ही वक्त में स्टेशन के बाहर मीडिया की भारी भीड़ भी जमा हो गई। इंद्राणी से पूछताछ शुरू हुई। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरी कहानी की नींव बदल दी। अब तक जिसे पूरी दुनिया इंद्राणी मुखर्जी की बहन समझ रही थी, जांच में सामने आया कि शीना बोरा उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी थी। यह खुलासा सामने आते ही मामला सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन का नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गया। मीडिया में हर तरफ सिर्फ इसी केस के बारे में चर्चा होने लगी। इस बीच 26 अगस्त 2015 को
मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़ाया और एक टीम कोलकाता पहुंची। वहां से संजीव खन्ना को अरेस्ट कर मुंबई लाया गया। अब इन्वेस्टिगेशन के 3 अहम किरदार इंद्रानी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय पुलिस की हिरासत में थे। ऑफिसर्स ने तीनों का आमना सामना कराया और अलग अलग दौर की पूछताछ भी शुरू की। कई दिनों तक चली इस इन्वेस्टिगेशन और बाद में तैयार हुई चार्जशीट के जरिए धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी। इस केस की जड़ में ऐसे उलझे रिश्ते और छिपे हुए राज और पर्सनल स्वार्थ थे जिन्होंने आखिरकार 25 साल की शीना बोरा की जान ले ली। इन रिश्तों की असल गुत्थी समझने के लिए कहानी को कई साल पीछे ले जाना ही होगा, उस दौर में जब इंद्रानी मुखर्जी की जिंदगी की शुरुआत हुई। 3 जनवरी 1972 को असम के गुवाहाटी के सुंदरपुर इलाके में इंद्रानी का जन्म उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी बोरा के घर हुआ। फैमिली में उसे बेहद प्यार मिलता था और घर के लोग उसे प्यार से परी कहकर बुलाते थे। बचपन से ही उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा किया जाता था। पढ़ाई शुरू होने पर उसके पेरेंट्स ने उसे सेंट मैरी इंग्लिश हाई स्कूल में एडमिशन दिलाया, जो उस इलाके में बहुत फेमस और महंगे स्कूलों में गिना जाता था। इंद्रानी पढ़ाई में काफ़ी तेज मानी जाती थी। 10वीं पूरी करने के बाद उसे आगे की पढ़ाई के लिए गुवाहाटी छोड़ना पड़ा और वो शिलोंग चली गई। वहाँ लेडी किएन कॉलेज में एडमिशन लिया। क्योंकि शिलोंग गुवाहाटी से काफ़ी दूर था, इसलिए वह कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। हॉस्टल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात सिद्धार्थ दास से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और देखते ही देखते ये रिश्ता प्यार में बदल गया। वक्त के साथ ये रिश्ता और आगे बढ़ा। 1985 में 12वीं की एग्जाम पूरी करने के बाद इंद्रानी वापस गुवाहाटी के सुंदरपुर स्थित अपने घर पर लौटी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ सिद्धार्थ दास भी था। घर पहुंचकर इंद्रानी ने अपनी मम्मी पापा से कहा कि वह और सिद्धार्थ शादी कर चुके हैं। इसके बाद दोनों ने फैमिली से कुछ दूरी पर गुवाहाटी में ही एक किराए का घर लेकर साथ रहना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद इंद्रानी प्रेग्नेंट हो गई और 11 फरवरी 1987 को उसने अपने पहले बच्चे यानी कि एक लड़की को जन्म दिया और उसका नाम शीना रखा। उस वक्त इंद्रानी की उम्र महज 15 साल बताई जाती है। शुरुआत के कुछ महीने नॉर्मल रहे। अगले ही साल 1988 में उसने अपने दूसरे बच्चे मिखाइल को जन्म दिया। 2 बच्चों के आने के बाद इंद्रानी और सिद्धार्थ की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। दूसरी तरफ श्यामवर राय के बयान के बाद की जांच के मुताबिक सिद्धार्थ दास की कोई स्टेबल इनकम नहीं थी, इसलिए घर का ज्यादातर खर्चा इंद्रानी के पेरेंट्स ही उठा रहे थे। फैमिली ने सिद्धार्थ को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी की। उसके लिए एक बेकरी की दुकान खुलवाई गई, लेकिन ये बिजनेस भी कामयाब नहीं हो पाया। धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी और छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। वक्त के साथ ये टेंशन उनके रिश्ते में गहरी दरार में बदल गई। इंद्रानी बचपन से ही बड़े सपने देखने वाली और एम्बिशियस मानी जाती थी। वह ऐसी जिंदगी चाहती थी जिसमें पैसा, पहचान और लग्जरी हो, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग थी। कम उम्र में शादी, 2 बच्चों की जिम्मेदारी और लगातार फाइनेंशियल स्ट्रगल, ये सब उसकी कल्पना से बहुत दूर था। आखिरकार उसे लगने लगा कि सिद्धार्थ दास के साथ जिंदगी बिताने का फैसला शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी सोच के साथ उसने अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देने का फैसला किया। जून 1990 में इंद्रानी ने आगे की पढ़ाई का बहाना बनाकर सिद्धार्थ दास, शीना और मिखाइल तीनों को पीछे छोड़ा और कोलकाता चली गई। जांच के मुताबिक उस फैसले के बाद वह फिर कभी उनके पास वापस नहीं लौटी। कोलकाता पहुंचने के बाद इंद्रानी के सामने सबसे बड़ा फायदा ये था कि वह वहां कोई उसके पास से वाकिफ नहीं। किसी को ये भी नहीं मालूम था कि वह पहले से शादीशुदा है। इसी वजह से उसने अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात कोलकाता के बिजनेसमैन संजीव खन्ना से हुई। संजीव फाइनेंशियली बहुत संपन्न था और शहर के इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच उसकी अच्छी पहचान थी।
वक्त के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ी। आखिरकार मार्च 1993 में दोनों ने शादी कर ली। जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक उसी की इच्छा पर गुवाहाटी में उसके पेरेंट्स ने शीना और मिखाइल को लीगली गोद ले लिया। इसके बाद दोनों बच्चों की पहचान उसके बेटी के रूप में नहीं बल्कि उसके भाई और बहन के रूप में होने लगी, जबकि उनके नाना नानी ऑफिशियली उनके अब पेरेंट्स बन चुके थे। संजीव खन्ना से शादी के बाद इंद्रानी का दायरा लगातार बढ़ने लगा। बड़े बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच उसकी पहचान बनने लगी। इन्हीं कनेक्शंस का फायदा उठाते हुए उसने 1996 में INX सर्विसेज नाम की एक HR फर्म शुरू की, जो कंपनियों के लिए रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट का काम करती थी। इसी बीच इंद्रानी एक बार फिर मां बनी। अगस्त 1997 में उसने विधि को जन्म दिया। यह उसकी तीसरी संतान थी, लेकिन संजीव खन्ना और बाकी दुनिया के लिए विधि उसकी पहली बेटी थी। वजह यह थी कि इंद्रानी ने अपनी पिछली शादी और शीना मिखाइल के बारे में संजीव को भी नहीं कुछ बताया था। कुछ वक्त के साथ बिजनेस बढ़ने लगा। 2001 में वे मुंबई पहुंची और वहां भी अपनी HR कंपनी की एक नई ब्रांच को शुरू कर लिया। मुंबई में रहने के दौरान एक शाम वे अपने दोस्तों के साथ प्रेसिडेंट होटल के लाइब्रेरी बार में गई। यहीं उसकी मुलाकात पहली बार पीटर मुखर्जी से हुई। ये मुलाकात आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला। उस वक्त पीटर मुखर्जी इंडियन मीडिया इंडस्ट्री का एक बेहद इन्फ्लुएंशियल नाम था। वे स्टार इंडिया के CEO थे और उनके लीडरशिप में कौन बनेगा करोड़पति जैसे पॉपुलर शोज ने स्टार इंडिया को देश के सबसे कामयाब टीवी नेटवर्क्स में शामिल कर दिया था। इंद्रानी अच्छी तरीके समझ चुकी थी कि पीटर मुखर्जी जैसे इन्फ्लुएंशियल शख्स के साथ जुड़ना सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ ही नहीं बल्कि उसके बिजनेस के लिए भी एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। इसी वजह से उस पहली मुलाकात में ही दोनों की बातचीत का बड़ा हिस्सा बिजनेस और फ्यूचर प्लान्स पर फोकस रहा। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला लगातार बढ़ने लगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गया। उस वक्त पीटर मुखर्जी अपनी पहली वाइफ शबनम सिंह से तलाक की प्रोसेस से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ इंद्रानी और संजीव खन्ना के रिश्ते में भी दूरियां बढ़ चुकी थी। जांच में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इंद्रानी को लगने लगा था कि पीटर के साथ वे अपने करियर और अपने एम्बिशंस को कहीं ज्यादा ऊंचाई तक ले जा सकती है। यही सोचकर उसने संजीव खन्ना से भी तलाक लेने का फैसला किया। कुछ वक्त तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दिवाली 2001 के दौरान इंद्रानी मुंबई पीटर के मालाबार हिल स्थित फ्लैट में रहने आ गई। कुछ वक्त बाद वे अपनी बेटी विधि को भी कोलकाता से मुंबई ले आई। इस बार इंद्रानी ने पीटर को अपनी दूसरी शादी और विधि के बारे में तो सच बताया, लेकिन अपनी पहली शादी सिद्धार्थ दास और शीना मिखाइल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। करीब 1 साल बाद जब पीटर का शबनम सिंह से और इंद्रानी का संजीव खन्ना से तलाक लीगली तरीके से पूरा हो गया, तब नवंबर 2002 में दोनों ने शादी कर ली। यह इंद्रानी की तीसरी और पीटर मुखर्जी की दूसरी शादी थी। उस वक्त ये शादी मीडिया में काफी चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि पीटर पहले से ही देश की मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था और इंद्रानी उनसे लगभग 17 साल छोटी थी। शादी के बाद पीटर ने लीगल प्रोसेस के तहत विधि को भी गोद ले लिया और उसे अपना सरनेम दे दिया, लेकिन यह फैसला संजीव खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जांच में यह भी सामने आया कि संजीव खन्ना अपनी बेटी से बहुत अटैच था। बताया जाता है कि जब उसने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया तो इंद्रानी ने उसे वार्निंग दी कि अगर उसने इस मामले में दखल दिया तो उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया जाए। इसी डर से संजीव खन्ना ने आखिरकार ये विवाद आगे नहीं बढ़ाया। उधर पीटर मुखर्जी से शादी के बाद इंद्रानी की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब उसका उठना बैठना बॉलीवुड के बड़े सितारों, फिल्म प्रोड्यूसर्स और देश के नामी बिजनेसमैन के बीच में होने लगा था। अक्सर अखबार और मैगजीन में पीटर और इंद्रानी की फोटोज भी साथ में छपती थी। एक दिन पीटर और इंद्रानी की साथ वाली फोटो एक अखबार में छपी थी।
संयोग से वही अखबार गुवाहाटी में इंद्रानी के पेरेंट्स तक भी पहुंच गई। कई सालों से उनका अपनी बेटी से कोई भी कांटेक्ट नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उसे देश के इतने बड़े मीडिया फेस के साथ देखा तो यकीन हो गया कि इंद्रानी अब एक कामयाब और एक अच्छी जिंदगी जी रही है। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने इंद्रानी को एक खत लिखा। उसमें शीना और मिखाइल की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल हेल्प मांगी गई थी। उम्र बढ़ने के साथ दोनों बच्चों की एजुकेशन का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा था, जबकि उनके पेरेंट्स अब बूढ़े हो चुके थे और इनकम का कोई स्टेबल सोर्स भी नहीं बचा था। जब वह खत मुंबई पहुंचा तो इंद्रानी अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने जाती है और शीना और मिखाइल को मिलने के लिए कोलकाता बुलाया जाता है। सालों बाद दोनों पहली बार अपनी मां के सामने खड़े थे। उनके लिए यह पल बेहद इमोशनल था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। मुलाकात के दौरान इंद्रानी ने दोनों से कहा कि वह उनकी पढ़ाई और फ्यूचर का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार है, लेकिन बस एक शर्त है। उसकी शर्त थी कि दुनिया के सामने वह उसे अपने मां नहीं बल्कि बड़ी बहन कहेंगे। जांच में यह भी सामने आया, इंद्रानी नहीं चाहती थी कि उसकी पहली शादी और बच्चों का सच उसकी नई जिंदगी या सोशल इमेज पर कोई असर डाले। सोचिए उन दोनों बच्चों पर उस पल क्या बीती होगी। जिस मां से मिलने का इंतजार उन्होंने बरसों तक किया, उसी को अब उन्हें अपनी बहन कहकर पुकारना था। अपनी बनाई हुई नई आइडेंटिटी को बचाने के लिए इंद्रानी पहले ही सालों तक अपने बच्चों से दूर रह चुकी थी। अब उसने उनसे उनकी सबसे बड़ी पहचान भी छुपाने की शर्त रख दी। हालांकि शीना और मिखाइल के सामने कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। आगे की पढ़ाई और जिंदगी का खर्चा उठाने के लिए उन्हें यह शर्त माननी पड़ी। जब दोनों तैयार हो गए तो साल 2005 में इंद्रानी उन्हें गुवाहाटी से मुंबई ले आई। वहां पीटर मुखर्जी और उनके बाकी जानने वालों से उनका परिचय कराते हुए यही बताया कि शीना और मिखाइल उसके छोटे भाई बहन हैं। मुंबई आने के बाद इंद्रानी ने अपनी बनाई हुई प्लानिंग के मुताबिक दोनों बच्चों की जिंदगी अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ दी। शीना बोरा का एडमिशन मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में करवा दिया। रहने के लिए कोलाबा में एक पीजी की व्यवस्था करवा दी ताकि वे अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके और इंद्रानी की पर्सनल लाइफ से दूर रहे। वही मिखाइल बोरा को मुंबई की बजाय बेंगलोर भेज दिया गया। वहां उसका दाखिला बेंगलोर इंटरनेशनल स्कूल में कराया गया, जहां वह हॉस्टल में रहने लगा। इस तरह इंद्रानी ने दोनों बच्चों को अलग अलग शहरों में सेट कर इसी दौरान दिसंबर 2006 में पीटर मुखर्जी ने एक नई मीडिया कंपनी INX मीडिया की शुरुआत की। कंपनी में उन्होंने खुद चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली और इंद्रानी मुखर्जी को CEO बना दिया। INX मीडिया के तहत जल्द ही 2 नए टीवी चैनल्स लॉन्च किए गए, एक म्यूजिक चैनल 9XM और दूसरा एंटरटेनमेंट चैनल 9X। बाहरी दुनिया की नजरों में इंद्रानी की जिंदगी अब पूरी तरह कामयाब दिखाई दे रही थी। उधर शीना मुंबई में रहकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रही। पढ़ाई के दौरान वे कभी कभी वीकेंड पर इंद्रानी और पीटर के घर चली जाया करती थी। इन्हीं मुलाकातों में साल 2008 का एक वीकेंड इस कहानी का अहम मोड़ बन गया। जब शीना इंद्रानी और पीटर के घर पहुंची, वहां उसकी पहली मुलाकात राहुल मुखर्जी से हुई। राहुल पीटर मुखर्जी और उनकी पहली वाइफ शबनम सिंह के 2 बेटों में से एक था। कुछ वक्त पहले वह इंग्लैंड से मुंबई लौटा था और पिता के साथ उसी घर में रह रहा था। इंद्रानी ने राहुल से भी शीना का परिचय अपनी छोटी बहन के रूप में कराया, इसलिए राहुल को सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। राहुल और शीना लगभग एक ही उम्र के थे। पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो गई और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उधर INX मीडिया की शुरुआत बड़े सपनों के साथ हुई थी। शुरुआती 2 साल कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। म्यूजिक चैनल 9XM किसी तरह अपनी जगह बनाया हुआ था, जबकि एंटरटेनमेंट चैनल 9X उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रहा था। जब नुकसान बढ़ता गया तो साल 2009 में पीटर और इंद्रानी ने कंपनी से अलग होने का फैसला किया। दोनों ने अपने अपने शेयर बेच दिए और अपने पदों से रिजाइन भी दे दिया और अपनी बेटी विधि के साथ यूनाइटेड किंगडम में जाकर बस गए।
हालांकि बिजनेस से जुड़े कामों की वजह से मुंबई आना जाना पहले की तरीके लगा रहता था। इधर मुंबई में राहुल और शीना की मुलाकातें लगातार बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे, लेकिन जैसे ही इस रिश्ते की जानकारी इंद्रानी और पीटर तक पहुंची, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। दरअसल बाहर की दुनिया उसके मुताबिक शीना इंद्रानी की छोटी बहन थी। उस हिसाब से वे पीटर की साली और राहुल की मौसी कहलाती, लेकिन असल सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। शीना इंद्रानी की बेटी थी और रियलिटी में पीटर की सौतेली बेटी और राहुल की सौतेली बहन थी। यही वजह थी कि राहुल और शीना का रिश्ता इंद्रानी और पीटर दोनों को काफी अजीब लगा। इंद्रानी की चिंता सिर्फ इस रिश्ते तक सीमित नहीं थी, उसे ये भी डर सताने लगा कि कहीं शीना, राहुल या किसी और के सामने अपने असली रिश्ते का खुलासा न कर दे। धीरे धीरे राहुल और शीना का रिश्ता इंद्रानी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया। उसने कई बार शीना को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि शीना ने राहुल के साथ मुंबई में किराए का फ्लैट ले लिया और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। मार्च 2009 में इंद्रानी ने इस रिश्ते को खत्म करने के लिए एक सख्त कदम उठाया। वह पीटर के साथ अचानक राहुल के फ्लैट पर पहुंची। शीना को वहां से जबरन अपने साथ ले गई। इसके बाद उसे वापस गुवाहाटी छोड़ दिया गया, जहां वे अपने नाना नानी के पास रहने लगी। जाते जाते इंद्रानी ने साफ शब्दों में वार्निंग दी कि वे कभी दोबारा राहुल के साथ कांटेक्ट नहीं करेगी, लेकिन ये दूरी ज्यादा वक्त नहीं टिक सकी। कुछ महीनों बाद शीना ने फिर से राहुल से कांटेक्ट किया। इसके बाद राहुल उसे गुवाहाटी से लेकर देहरादून चला गया, जहां उसकी मां रहती थी। अगले लगभग 2 सालों तक दोनों वहीं रहे। इसी दौरान जून 2011 में शीना को मुंबई मेट्रो में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद दोनों एक बार फिर मुंबई लौट आए और अंधेरी के मारोल इलाके में किराए का फ्लैट लेकर रहने लगे। दूसरी तरफ इंद्रानी भी हार नहीं मान रही थी। वह लगातार शीना पर प्रेशर बनाती रही, कई बार वार्निंग दी अगर उसने राहुल से रिश्ता खत्म नहीं किया तो उसे किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी से दूर किया जाएगा। यहाँ तक कि गुवाहाटी में उसके बुजुर्ग नाना नानी को भी भेजे जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प रोक दी जाएगी। इसके बावजूद शीना अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। उल्टा नवंबर 2011 में शीना और राहुल ने सगाई कर ली। दोनों ने तय किया था कि साल 2012 में शादी भी कर ली जाएगी। यहीं से इंद्रानी की चिंता और बढ़ गई। उसे डर था कि अगर राहुल और शीना की शादी हो गई तो भविष्य में पीटर मुखर्जी की प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा राहुल के जरिए शीना तक पहुंच जाएगा, जबकि इंद्रानी चाहती थी कि पीटर की ज्यादातर प्रॉपर्टी या तो उसके पास रहे या फिर उसकी बेटी विधि के हिस्से में आए। बाद में जांच में एक और पहलू भी सामने आया। आईएनएक्स मीडिया से अलग होने से पहले कंपनी से जुड़े लगभग 900 करोड़ सिंगापुर में शीना बोरा के नाम से खोले गए 9 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए थे। बाद में जब इंद्रानी ने शीना से उन पैसों की मांग की तो शीना ने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा कि वह रकम तभी लौटाएगी जब उसे पाली हिल में एक 3 BHK फ्लैट और एक डायमंड रिंग और एक कार दी जाएगी। शीना को लगता था कि यही रकम उसके लिए एक तरीके की सिक्योरिटी है, इसलिए उसने अपनी शर्तें पूरे हुए बिना पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। लेकिन शायद शीना ये समझ नहीं पाई थी कि इंद्रानी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। जब बात उसकी ईगो और एम्बिशन की आती है तो वह किसी भी हद तक जाने का फैसला कर सकती थी। इंद्रानी की सबसे बड़ी आदत थी कि वह हर सिचुएशन, हर रिश्ते पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती थी, लेकिन शीना लगातार उसके फैसलों के खिलाफ खड़ी हुई थी। और साथ में जो शीना ने फाइनेंशियल कंडीशंस रखी थी, उस वजह से इंद्रानी के भीतर जो गुस्सा था और बढ़ गया। इसी दौर में इंद्रानी ने शीना को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने ऐसा प्लान तैयार किया जिसकी भनक 3 सालों तक किसी को नहीं लगी। इस पूरी साजिश की प्लानिंग उसने यूनाइटेड किंगडम में रहते हुए तैयार की थी।
सबसे पहले उसने अपने दूसरे हस्बैंड संजीव खन्ना को इस प्लान में शामिल किया। इंद्राणी ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह साथ देगा तो भविष्य में पीटर मुखर्जी की प्रॉपर्टी का फायदा उनकी बेटी विधि को मिलेगा। साथ ही ये भी कहा कि वह विधि को कुछ वक्त के लिए कोलकाता भेजेगी। तलाक के बाद वह कई बार उससे मिलने की कोशिश कर चुका था, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। आरोप है कि इस इमोशनल वीकनेस का फायदा उठाकर इंद्राणी ने उसे अपने साथ कर ली। इसके बाद इंद्राणी ने अपने ड्राइवर श्यामवर राय को भी कॉन्फिडेंस में लिया। उसे पैसों का लालच देकर इस प्लान में शामिल कर लिया गया। संजीव खन्ना के जरिए कोलकाता से एक पार्सल मंगवाया गया जिसमें एक देसी कट्टा था। इसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के इरादे से मंगवाया गया था और वह पार्सल श्यामवर राय ने ही रिसीव किया था। इसके बाद 22 अप्रैल 2012 को श्यामवर राय की मदद से एक किराए की कार का इंतजाम किया गया ताकि उसी गाड़ी का इस्तेमाल कर कथित प्लान को अंजाम दिया जा सके। लेकिन इस पूरे प्लान का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी था। सबसे बड़ी चैलेंज थी शीना, और शीना को अपनी मर्जी से उस जगह तक बुलाना जहां पूरी योजना को अंजाम दिया जाना था। इसके लिए इंद्राणी ने कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे ही इंद्राणी ने अपना प्लान बनाया उसका बिहेवियर अचानक बदल गया। उसने दोबारा प्यार से शीना के साथ बात करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे शीना का भरोसा जीतने की कोशिश करने लगी। जांच में यह भी सामने आया कि 4 अप्रैल 2012 को जब इंद्राणी कुछ दिनों के लिए मुंबई आई थी तब वह शीना को बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में डिनर पर लेकर गई थी। उस मुलाकात में उसने बेहद अपनापन दिखाया और नॉर्मल बिहेव किया ताकि शीना के मन में कोई शक पैदा ना हो सके। कुछ दिनों बाद इंद्राणी वापस यूके लौट गई, लेकिन तब तक वह अपनी योजना का सबसे अहम कदम लगभग तैयार कर चुकी थी। जब इंद्राणी को यकीन हो गया कि पूरी प्लानिंग तैयार है और शीना उस पर दोबारा भरोसा कर चुकी है, तब उसने आखिरी स्टेप की शुरुआत की। 23 अप्रैल 2012 यानी वारदात से ठीक एक दिन पहले वे अपने ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले के पौना इलाके में पहुंचे। यहां आने का मकसद किसी से मिलना या घूमना नहीं था, बल्कि हत्या के बाद शीना के शव को कहां ठिकाने लगाया जाएगा इसके लिए सही लोकेशन का चयन करना था। इस इलाके से वक्त वक्त पर लावारिस शव मिलने की घटनाएं होती रहती थी। इंद्राणी को लगा कि अगर शीना का शव भी वहीं फेंका जाएगा तो वह भी दूसरी लावारिस लाशों की तरह लंबे वक्त तक किसी की नजर में नहीं आएगा। इसी सोच के साथ दोनों ने पूरे इलाके की बारीकी से रेकी की। कई जगहों का इंस्पेक्शन करने के बाद आखिरकार गोदो खुर्द के पास एक सुनसान जगह को चुना गया। इस लोकेशन को चुनने की एक और वजह थी, वहां से सबसे नजदीकी पुलिस चौकी जो कि करीब 9 किलोमीटर दूर एक अलग शहर में थी। यानी इस इलाके में पुलिस की रेगुलर पेट्रोलिंग होने की पॉसिबिलिटी भी काफी कम थी। उसी दिन इंद्राणी ने 2 जोड़ी जेंट्स शूज और एक लेडीज शूज खरीदे। इसके बाद एक शराब की दुकान से वोडका, विस्की और पानी की बोतल ली। बाद में इन तीनों बोतलों में बेहोशी की दवा मिलाई गई। यहाँ ये तैयारी खत्म नहीं हुई थी। उसने एक 20 लीटर का कैन भी खरीदा जिसमें बाद में पेट्रोल भरवाया जाना था। साथ ही एक बड़ा सूटकेस भी लिया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। अगले दिन के लिए इंद्राणी ने शीना से कांटेक्ट किया। उसने कहा कि वह उसकी सगाई की खुशी में उसे एक साड़ी और डायमंड रिंग गिफ्ट करना चाहती है। 24 अप्रैल 2012 की दोपहर शीना ने अपने ऑफिस से करीब 3:30 बजे हाफ डे लिया। वहां से वह पहले अंधेरी स्थित अपने फ्लैट पहुंची, तैयार हुई, फिर अपने मंगेतर राहुल मुखर्जी के साथ कार में बैठकर बांद्रा के लिए निकल गई। उधर उसी दिन संजीव खन्ना भी कोलकाता से मुंबई पहुंच चुका था। तय प्लान के मुताबिक इंद्राणी, संजीव और श्यामवर राय तीनों अमरसंस के पास शीना का इंतजार कर रहे थे। करीब शाम 6:40 राहुल शीना को वहां छोड़कर वापस अंधेरी के लिए रवाना हो गया। कुछ ही देर बाद करीब 6:45 पर शीना वहां उनके पास पहुंची। इंद्राणी ने उससे बिल्कुल नॉर्मल और अपनापन दिखाते हुए मुलाकात की।
उसने शीना को पानी की बोतल दी जिसमें पहले से ही बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। इंद्राणी ने शीना को वहां साड़ी और डायमंड रिंग दिलाने के बहाने बुलाया था। करीब आधे घंटे बाद दोनों एक साड़ी खरीद कर बाहर निकली और कार में बैठ गई। इसके बाद श्यामवर राय ने इंद्राणी के डायरेक्शन पर कार को बांद्रा के पाली हिल की तरफ मोड़ लिया। उस वक्त कार की पिछली सीट पर इंद्राणी और शीना बैठी थी, जबकि आगे ड्राइविंग सीट पर श्यामवर राय और उसके बगल में संजीव खन्ना मौजूद था। क्योंकि शीना श्यामवर राय और संजीव खन्ना दोनों को पहले से जानती थी, इसलिए उसे कोई शक नहीं हुआ। सफर के दौरान इंद्राणी लगातार उससे नॉर्मल बातचीत करती रही ताकि माहौल पूरी तरीके से नॉर्मल रहे। कुछ ही देर बाद बेहोशी की दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया। शीना की हालत बिगड़ने लगी, वह धीरे धीरे बेसुध हो गई। इसी दौरान श्यामवर राय ने कार को एक सुनसान जगह पर रोक दिया। कार रुकते ही श्यामवर राय और संजीव खन्ना पीछे की सीट पर आ गए। संजीव ने शीना के बाल पकड़ लिए, जबकि श्यामवर ने उसका मुंह दबा दिया ताकि वह शोर ना मचा पाए। इसके बाद इंद्राणी ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया, लेकिन मामला उतना आसान नहीं रहा जितना उन्होंने सोचा था। दम घुटने की वजह से शीना को अचानक होश आने लगा। उसने पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की। संघर्ष के दौरान उसने श्यामवर राय के अंगूठे पर इतनी जोर से काटा कि वहां से खून निकलने लगा। 3 लोगों के सामने उसकी कोशिश ज्यादा देर टिक नहीं सकी। इंद्राणी ने उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें पूरी तरीके से थम नहीं गई। हत्या के फौरन बाद संजीव खन्ना और श्यामवर राय फिर से कार की अगली सीटों पर जाकर बैठ गए। गाड़ी वहां से आगे बढ़ा दी गई जैसे वह बस सफर में सो रही है। और वैसे भी मुंबई जैसे बिजी शहर में राह चलते लोग शायद ही किसी गाड़ी के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद संजीव खन्ना रास्ते में उतर गया और सीधे वाली स्थित होटल हिल टॉप की तरफ चला गया जहां वह ठहरा हुआ था। उधर इंद्राणी श्यामवर राय के साथ ताजलैंड एंड्स होटल पहुंची। रास्ते भर वह बार बार शीना के शव की तरफ देखकर एक ही बात बोलती रही, मिल गया शीना को 3 BHK फ्लैट। होटल की पार्किंग में पहुंचने के बाद शव को पिछली सीट पर लिटा दिया गया। इंद्राणी ने श्यामवर राय को कार के पास रुककर निगरानी करने को कहा ताकि कोई गाड़ी के अंदर झांक ना सके। वह खुद होटल के अंदर चली गई। करीब 15 मिनट बाद वापस लौटी। इसके बाद दोनों वाली स्थित मार्लो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ रवाना हुए जहां इंद्राणी का फ्लैट था। रास्ते में होटल हिलटॉप से संजीव खन्ना भी साथ आ गया। जिस वक्त इंद्राणी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय शीना की हत्या के बाद होटल की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान करीब रात 8:30 बजे इंद्राणी के फोन पर एक कॉल आई। ये कॉल मिखाइल बोरा का था। मिखाइल ने बताया कि वह गुवाहाटी से मुंबई पहुंच चुका है। इंद्राणी ने उसे कहा कि एयरपोर्ट से सीधे टैक्सी लेकर मार्लो स्थित उसके फ्लैट पहुंच जाए। उसने ये भी कहा कि वह खुद भी 1-2 घंटे में वहां पहुंच जाएगी। मिखाइल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे मुंबई क्यों बुलाया गया है। बात की जांच में सामने आया कि उस दिन इंद्राणी ने उसे यूं ही नहीं बुलाया था। मिखाइल भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। वह शीना के बाद मिखाइल को भी रास्ते से हटाना चाहती थी। सोसाइटी पहुंचने के बाद कार को सीधे इंद्राणी ने गैराज के सामने रोका। फिर डिक्की से वह बड़ा बैग निकाला गया जिसे एक दिन पहले इसी प्लान के तहत खरीदा गया था। इसके बाद इंद्राणी और संजीव ने कार के अंदर ही शीना के शव को उस बैग में रख दिया। इस दौरान श्यामवर राय बाहर खड़ा होकर आसपास नजर रखता रहा कि कहीं कोई यहां पर आ ना जाए और कोई ये सब होता देख ना ले। शव को बैग में पैक करने के बाद तीनों ने उसे गैराज के अंदर रख दिया और बाहर से ताला लगा दिया। संयोग से उस वक्त वहां मौजूद किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी, जबकि गैरेज के आसपास सर्वेंट क्वार्टर भी बने हुए थे। यह काम पूरा होने के बाद तीनों इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के 5वें मंजिल पर बने फ्लैट नंबर 19 में पहुंचे। उधर शीना के शव को गैराज में छुपाने के बाद करीब रात 10:15 पर इंद्राणी भी फ्लैट में पहुंच गई। वहां उसने मिखाइल का बेहद अपनापन दिखाकर स्वागत किया। उसे पानी भी उसने पीने के लिए दिया और ये वही पानी था जिसमें बेहोशी की दवा उसने मिला रखी थी।
इसके बाद उसने शराब के 2 पैक तैयार किए। जांच के मुताबिक उनमें भी नशीला पदार्थ मिलाया गया था। इंद्रानी लगातार मिखाइल से जल्दी जल्दी ड्रिंक खत्म करने के लिए कहती रही। उसका ये ऐसा बिहेवियर मिखाइल को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद फ्लैट में संजीव खन्ना और श्यामवर राय भी पहुंच गए। जब वह फ्लैट में पहुंचा और उसकी नजर अचानक संजीव खन्ना पर पड़ी, तो संजीव को देखते ही मिखाइल का चेहरा बदल गया। जब इंद्रानी ने दोनों भाई बहन को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज मिखाइल को दोबारा मुंबई बुलाना था। लेकिन कुछ साल पहले उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसका डर अब भी उसके मन में जिंदा था। यह वजह थी कि वह किसी भी कीमत पर मुंबई लौटना नहीं चाहता था। आखिरकार संजीव का मिखाइल से 6 साल पुराना कनेक्शन क्या था, उसकी कहानी आपको आगे पता चल जाएगी। उसी पल उसके मन में शक पैदा हो गया कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। मिखाइल ने चुपचाप एक फैसला किया। वह दिखाने लगा कि वह ड्रिंक्स पी रहा है, लेकिन मौका मिलते ही सबकी नजर बचाकर उन्हें इधर उधर फेंक देता। काफी वक्त गुजरने के बाद जब मिखाइल पर बेहोशी का कोई असर नहीं हुआ, तो इंद्रानी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय फ्लैट की बालकनी में जाकर आपस में बातें करने लगे। इंद्रानी हैरानी जताते हुए बोली कि इतना सब होने के बावजूद मिखाइल अब तक बेहोश क्यों नहीं हुआ। तब संजीव खन्ना ने सुझाव दिया कि फिलहाल मिखाइल को छोड़ देना चाहिए। उसके मुताबिक एक ही रात में 2 लोगों के साथ कुछ करना रिस्की हो सकता है। संजीव खन्ना अपने होटल लौट गया। श्यामवर राय भी अपने सर्वेंट क्वार्टर चला गया। फ्लैट में अब सिर्फ इंद्रानी और मिखाइल रह गए थे। रात भर इंद्रानी बार बार मिखाइल से सो जाने को कह रही थी, लेकिन मिखाइल ने खुद को किसी भी हालत में सोने नहीं दिया। उसे डर था कि अगर उसने आंखों को बंद कर लिया तो शायद दोबारा कभी वो उठ नहीं पाएगा। आखिरकार जब इंद्रानी की सारी कोशिशें बेकार हो गई, तो वह खुद अपने कमरे में जाकर सो गई। उधर मिखाइल पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह करीब 4 बजे इंद्रानी शीना के शव को ठिकाने लगाने के लिए फ्लैट से निकलने लगी। जाते जाते एक बार फिर मिखाइल से कहा कि आराम कर लो और फ्लैट का दरवाजा अंदर से लॉक ना किया जाए। यही मिखाइल का शक और गहरा हो गया। इंद्रानी के बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले दरवाजा अंदर से बंद किया, फिर सीधे बाथरूम में जाकर शावर लिया ताकि शराब का असर कुछ कम हो सके। इंद्रानी के प्लान का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था। शीना बोरा की हत्या हो चुकी थी। उसका शव अस्थायी रूप से गैरेज में छिपा दिया गया था। अब बारी थी उस प्लान के अगले और सबसे इंपॉर्टेंट फेज की। शव को हमेशा के लिए ऐसी जगह ठिकाने लगाना जिसकी तैयारी एक दिन पहले ही कर ली गई थी। 25 अप्रैल 2012 यानी कि हत्या के अगले दिन करीब सुबह 4 बजे इंद्रानी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय फिर से गैरेज के पास इकट्ठा हुए। गैरेज में रखा बहुत बड़ा बैग बाहर निकाला गया, जिसके अंदर पूरी रात शीना का शव छिपा कर रखा गया था। इसके बाद शव को बैग से निकालकर कार की पिछली सीट पर रखा गया, जबकि खाली बैग दोबारा गैराज में छोड़ दिया गया। पिछली रात की तरह इस बार भी इंद्रानी ने शव को सहारा देकर ऐसे बिठाया जैसे कार में कोई नॉर्मल यात्री बैठा हो। मकसद साफ था, रास्ते में किसी की भी नजर पड़े तो बस शक ना पैदा हो। इसके बाद तीनों रायगढ़ जिले की तरफ रवाना हो गए। इन लोगों के निकलते ही मिखाइल ने जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक किया, टैक्सी बुलाई और सीधे मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गया। उधर रास्ते में ड्राइवर श्यामवर राय ने एक पेट्रोल पंप पर कार रोकी, जहां फिर कैन में उसने 10 लीटर पेट्रोल भी खरीदा और फिर सफर दोबारा से शुरू कर दिया। कई घंटे गुजर चुके थे। शव में अकड़न आने लगी थी। इंद्रानी को डर था कि अगर रास्ते में पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा। इसी वजह से उसने शव को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। उसने शीना के होठों पर लिपस्टिक लगाई, बाल ठीक किए और परफ्यूम भी लगाया ताकि पहली नजर में कोई भी चीज अनयूजुअल ना दिखाई दे। विडंबना देखिए, जिस लड़की की जान कुछ घंटे पहले छीन ली गई थी, अब उसी के शव को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही थी। रायगढ़ जिले के गागोदे खुर्द की उस सुनसान इलाके में पहुंची जिसकी रैकी एक दिन पहले की गई थी। वहां पहुंचकर इंद्रानी ने
अपने साथ लाए छोटे बैग से 3 जोड़ी जूते निकाले। उन्हें इसीलिए खरीदा गया था ताकि वहां की मिट्टी या दूसरे निशान उनके असली जूतों पर ना लगे और बाद में फोरेंसिक एविडेंस कोई भी पीछे ना छूट पाए। तीनों ने जूते बदले, चारों तरफ नजर दौड़ाकर यह कंफर्म किया कि आसपास कोई मौजूद तो नहीं, और फिर मिलकर शीना के शव को कार से बाहर निकाला। झाड़ियों के बीच से होते हुए उसे जंगल के अंदर उस तय किए गए जगह पर ले जाकर रख दिया। इसके बाद रास्ते में जो 10 लीटर पेट्रोल खरीदा गया था उसे शव के ऊपर डाल दिया। फिर इंद्राणी मुखर्जी ने खुद शव को आग लगाई। कुछ देर तक वहीं रुकने के बाद तीनों वापस कार में बैठे और ऐसे मुंबई लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुंबई लौटते वक्त इंद्राणी ने तीनों के पहने हुए जूते वापस अपने पास इकट्ठा किए। प्लान के मुताबिक इन जूतों को बाद में कोलकाता में संजीव खन्ना के घर छिपाया जाना था ताकि उनसे जुड़ा कोई भी एविडेंस पीछे ना रह जाए। शहर पहुंचने के बाद तीनों बांद्रा स्थित महबूब स्टूडियो के पास मौजूद कैफे कॉफी डे गए। वहां कुछ देर बैठकर कॉफी पी। इसके बाद इंद्राणी ने श्यामवर राय को 5 लाख दिए और साफ शब्दों में वार्निंग दी कि इस पूरे मामले पर हमेशा के लिए चुप रहना होगा। जाते जाते धमकी भी दी कि अगर उसने कभी मुंह खोला तो अंजाम भी शीना जैसा होगा। उसी दिन इंद्राणी और संजीव खन्ना कोलकाता के लिए रवाना हो गए। इधर श्यामवर राय ने सबसे पहले कार की अच्छी तरीके से सफाई करवाई। फिर मार्लो सोसाइटी पहुंचा जहां इंद्राणी का फ्लैट था। वहां उसकी मुलाकात प्रदीप वाघमरे से हुई जो इंद्राणी के घर में साफ सफाई और दूसरे छोटे मोटे काम किया करता था। श्यामवर राय गैराज से वह बड़ा बैग लेकर बाहर आया जिसमें कुछ घंटे पहले तक शीना का शव रखा गया था। उसने प्रदीप से कहा कि मैडम ने यह बैग फेंकने के लिए कहा है, अगर उसे जरूरत हो तो रख सकता है। नया बैग देखकर प्रदीप ने बिना कुछ सोचे समझे उसे रख लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ वक्त पहले उसी बैग के अंदर एक शव छिपाकर रखा गया है। जाते जाते इंद्राणी ने श्यामवर राय को एक और खास हिदायत दी थी। उसने कहा कि करीब 2 हफ्ते पहले जो पार्सल उसके कहने पर रिसीव किया गया था। जाते जाते इंद्राणी ने श्यामवर राय को एक खास हिदायत दी। उसने कहा कि करीब 2 हफ्ते पहले जो पार्सल उसने उसके कहने पर रिसीव किया था वह अभी भी उसी कार में रखा है, इसलिए किराए की गाड़ी एजेंसी को लौटाने से पहले वह उस पार्सल को जरूर निकाल लेना और अपने पास सुरक्षित श्यामवर राय रख ले। दरअसल लगभग 2 हफ्ते पहले इंद्राणी के कहने पर कोलकाता से आया वही पार्सल श्यामवर राय ने खुद रिसीव किया था। उस वक्त उसे सिर्फ इतना बताया गया था कि यहाँ पर इस पार्सल में एक जरूरी सामान है, अंदर क्या है इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। इसलिए उसने बिना कोई सवाल किए उस पार्सल को अपने पास संभाल कर रख लिया। इसके बाद अगले 2 दिनों तक श्यामवर राय उसी किराए की कार से पीटर और इंद्राणी को लाने ले जाने का काम कर रहा था। फिर तय वक्त पूरा होने पर उसने कार एजेंसी को लौटा दी, लेकिन एक चीज उसने अपने पास संभाल कर रखी, वह पार्सल जो उसे पहले दिया गया था। कुछ महीने बाद नवंबर 2012 में श्यामवर राय ने नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट गया। गांव पहुंचने के बाद पहली बार उसने उस पार्सल को खोला। पार्सल खुलते ही उसके होश उड़ गए। अंदर एक देसी कट्टा रखा हुआ था। अगले लगभग 3 सालों तक उसने कई बार कोशिश की कि किसी तरह ये हथियार इंद्राणी को वापस कर दिया जाए, लेकिन तब तक इंद्राणी यूके जा चुकी थी और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। आखिरकार जब कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा तो उसने हथियार को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने का फैसला किया। उसके बाद जो हुआ वो आपको शुरू में ही बता दिया गया है। उधर गुवाहाटी लौटने के बाद मिखाइल उस पूरी घटना से इतना सहम गया था कि कई बार सपने में भी संजीव खन्ना उसे दिखाई देता और वह घबरा कर नींद से जग जाता। उसे बार बार करीब 6 साल पुरानी वह डरावनी घटना याद आने लगती जिसे वह चाहकर भी कभी भूल नहीं पाया। दरअसल साल 2006 में मिखाइल बेंगलोर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। नया शहर, नए लोग, नई भाषा, इन सब के बीच वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा था। इसीलिए वह अक्सर इंद्राणी को फोन करके एक ही बात कहता था, उसे वापस मुंबई बुला लिया जाए क्योंकि अब उसका यहाँ पर मन नहीं लग रहा।
आखिरकार इंद्राणी ने मिखाइल को मुंबई बुला ही लिया। मुंबई पहुंचने के बाद उसने मिखाइल की मुलाकात संजीव खन्ना से कराई और उसका परिचय अपने क्लाइंट के रूप में दिया। उसने मिखाइल से कहा कि अगले कुछ दिनों तक संजीव ही उसे मुंबई घुमाएगा और देखभाल करेगा। अगले ही शाम संजीव मिखाइल को होटल से लेकर पब में पहुंचा। दोनों ने साथ बैठकर ड्रिंक शुरू की, लेकिन वहां एक बात मिखाइल को समझ नहीं आई। संजीव खुद तो धीरे धीरे शराब पी रहा था, लेकिन वह लगातार मिखाइल को एक के बाद एक टकीला शॉट्स पीने को कह रहा था। कुछ ही देर में नशा इतना बढ़ गया, मिखाइल को आसपास क्या हो रहा है इसका बिल्कुल होश नहीं था। जब अगली बार उसकी आंख खुली तो सामने का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक बंद कमरे में था, दोनों हाथ बंधे हुए थे, बाल छोटे छोटे काट दिए गए थे। घबराकर वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। कुछ ही देर बाद 2-3 लोग कमरे में आए। उन्होंने उसे एक इंजेक्शन लगाया और देखते ही देखते वह फिर बेहोश हो गया। करीब 3-4 घंटे बाद जब दोबारा होश आया तो किसी तरह उसने अपने हाथों की रस्सी को खोला और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर मौजूद लोगों से उसने पूछा कि वह कहाँ है, लेकिन जवाब सिर्फ इतना मिला, वापस कमरे में चला जा। थोड़ी देर में सब कुछ समझ आ गया। कुछ वक्त बाद कमरे में डॉक्टर यूसुफ मैचिस वाला एक सीनियर साइकेट्रिस्ट आए। उन्होंने मिखाइल को बताया कि वह एक हॉस्पिटल में भर्ती है और यहाँ उसे उसकी बहन इंद्राणी मुखर्जी ने भर्ती कराया। कारण सुनकर मिखाइल पूरी तरह सुन रह गया। उसे बताया गया कि वह ड्रग्स का आदी है और नशे की हालत में बेहद एग्रेसिव हो जाता है। यह पूरी कहानी पहले से तैयार की गई थी। मिखाइल के बार बार मुंबई आने की जिद से इंद्राणी परेशान हो चुकी थी। उसे हमेशा के लिए दूर रखने के इरादे से यह प्लान बनाया गया था। इसी मकसद से उसे ड्रग एडिक्ट और मेंटली अनस्टेबल बताकर मसीनिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि मिखाइल पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे करीब 2 महीनों तक हॉस्पिटल के डी एडिक्शन सेंटर में रखा गया। वहां से बाहर निकलते ही वह सीधे दिल्ली चला गया। अपनी पढ़ाई पूरी की और मन ही मन में यह फैसला किया कि वह अब जिंदगी में दोबारा कभी मुंबई का रुख नहीं करेगा। इंद्राणी ने अपनी बेटी विधि का हवाला देकर उसे इमोशनली इन्फ्लुएंस किया कि इस पूरी साजिश में शामिल होने के लिए वो मान गया। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर शीना बोरा की हत्या 24 अप्रैल 2012 की हो चुकी थी, तो फिर यह राज करीब 3 साल तक छिपा कैसे रहा। असल में इंद्राणी ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। वही शुरुआती लेवल पर हुई पुलिस की कुछ लापरवाहियों ने भी इस सच को लंबे वक्त तक सामने आने से रोक दिया। अगर उस वक्त जांच सही डायरेक्शन में आगे बढ़ती तो मुमकिन है कि इस केस का खुलासा 3 साल पहले ही हो जाता। उधर जिस रात राहुल शीना को बांद्रा के अमरसंस शोरूम के पास छोड़कर घर लौटा, उसने हमेशा की तरह शीना को मैसेज किया कि वह सुरक्षित पहुंच गया है, लेकिन उस मैसेज का कोई जवाब नहीं आया क्योंकि तब तक शीना की हत्या हो चुकी थी। इसके बाद इंद्राणी ने शीना का फोन अपने पास रख लिया। राहुल का मैसेज देखते ही उसने खुद को शीना बताकर उससे बातचीत शुरू कर दी ताकि उससे कोई शक ना हो। पहले मैसेज किया कि वह इंद्राणी के साथ ताज लैंड्स एंड होटल में ड्रिंक के लिए जा रही है। कुछ देर बाद दूसरा मैसेज आया कि अब वो रॉयल चाइना रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रही है। फिर एक और मैसेज आया कि वह उस रात इंद्राणी के साथ ही रुकेगी। राहुल को यह सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह 25 अप्रैल को राहुल ने शीना को कॉल किया, लेकिन फोन इंद्राणी के पास था, इसलिए उसने कॉल रिसीव नहीं की। शायद डर था कि आवाज सुनते ही राहुल सब समझ आएगा। राहुल लगातार फोन करता रहा, लेकिन हर बार निराशा ही मिली। कुछ देर बाद एक मैसेज आया कि शीना 2-3 घंटे में घर लौट आएगी, लेकिन करीब आधे घंटे के बाद एक मैसेज आया जिसे देखकर राहुल पूरी तरीके से हैरान हो गया। उस मैसेज में लिखा था कि उसे कोई दूसरा शख्स मिल गया है, वह अब उसी से प्यार करती है और आगे उसी के साथ रहना चाहती है। राहुल को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। उसे पता नहीं था कि इन सभी मैसेजेस के पीछे शीना नहीं बल्कि इंद्राणी थी।
राहुल पहले से जानता था कि इंद्रानी शीना की बहन नहीं बल्कि उसकी मां है। वह दोनों के बीच के पुराने विवादों से भी पूरी तरीके से वाकिफ था, इसलिए उसके मन में इंद्रानी को लेकर शक पैदा होने लगा। वह सीधे मार्लो पहुंचा, लेकिन वहां भी शीना का कोई पता नहीं चला। इसके बाद राहुल वाली हॉस्पिटल स्टेशन पहुंचा और शीना की गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने मामले को सीरियस नहीं लिया। राहुल ने हार नहीं मानी। वली पुलिस स्टेशन से भेजे जाने के बाद वे अंधेरी के MIDC पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि मामला बांद्रा का है, क्योंकि आखिरी बार उसने शीना को वहीं पर छोड़ा था। अगले दिन राहुल बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन यहां भी कोई खास मदद नहीं मिली। पुलिस ने सिर्फ इतना ही कहा कि शीना इंद्रानी के साथ गई थी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, शायद वह खुद ही कुछ ही दिनों में लौट आएगी। जब पुलिस से कोई मदद नहीं मिली तो राहुल ने खुद ही सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। उसने इंद्रानी को फोन किया और उस रात के पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछा। इंद्रानी ने बताया कि इमर्सन से साड़ी खरीदने के बाद वे ताज लैंड्स एंड गए। वहां कुछ वक्त बिताने के बाद डिनर करने के लिए रॉयल चाइना पहुंचे, लेकिन रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से उसने करीब 9:30 बजे शीना को वापस अमरसंस के पास छोड़ दिया और खुद घर लौट गई। राहुल को यह कहानी अजीब लगी। उसने खुद इसकी पड़ताल की तो पता चला 24 अप्रैल की रात रॉयल चाइना बंद नहीं था। इतना ही नहीं, उस रात वहां इंद्रानी मुखर्जी या शीना बोरा नाम से कोई बुकिंग भी दर्ज नहीं थी। यहीं से राहुल का शक काफी हद तक यकीन में बदल गया। जब उसने दोबारा इंद्रानी से सवाल किया तो वह हर बार बात घुमाने लगी। इसके बाद राहुल ने उससे होने वाली हर बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। इन कॉल्स में इंद्रानी कभी कहती कि शीना अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ नागपुर चली गई है, फिर दावा किया कि वह गुवाहाटी लौट गई है। बाद में एक और कहानी सुनाई कि अब शीना अमेरिका चली गई है और वहां पर रह रही है। इसी दौरान एक और अहम घटना हुई। एक दिन राहुल की इंद्रानी से फोन पर बात चल रही थी, तभी शीना के ऑफिस से एक एम्प्लॉय उसके घर पहुंचा और बताया कि शीना कई दिनों से काम पर नहीं आ रही, इसलिए ऑफिस में उसकी तलाश कर रहे हैं लोग। फोन पर मौजूद इंद्रानी ने यह पूरी बातचीत सुन ली। तभी उसे एहसास हुआ कि सिर्फ फैमिली ही नहीं बल्कि शीना का ऑफिस भी उसकी गैर मौजूदगी पर सवाल उठा सकता है। इसी वजह से लंदन लौटने के बाद 3 मई 2012 को इंद्रानी ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी काजल शर्मा को शीना के नाम से एक रेजिग्नेशन और उसके सिग्नेचर का सैंपल भेजा। इसके बाद सेक्रेटरी से उन्हीं हस्ताक्षरों की प्रैक्टिस करवाई गई और शीना के नाम से तैयार किया गया रेजिग्नेशन उसके ऑफिस कोरियर कर दिया गया, ताकि वहां भी किसी को अचानक उसके गायब होने पर कोई शक ना हो। इसके बाद इंद्रानी यही नहीं रुकी, उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी काजल शर्मा से शीना के नाम पर एक नई ईमेल आईडी बनवाई। फिर उसी ईमेल से शीना के दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों को मैसेज भेजे जाने लगे कि वह अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है, वहां अपनी नई जिंदगी वो शुरू कर चुकी है। धीरे धीरे लगभग सभी लोगों को यही यकीन हो गया कि शीना अपनी मर्जी से अमेरिका गई है, लेकिन राहुल को इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। वह लगातार शीना की तलाश में लगा रहा। इसी दौरान एक दिन उसे अपने फ्लैट में शीना का पासपोर्ट मिल गया। पासपोर्ट देखते ही उसके मन में एक बड़ा सवाल उठा, अगर शीना अमेरिका चली गई है तो उसका पासपोर्ट यहाँ कैसे है? यहीं से उसका शक और गहरा होता गया। इसके बाद राहुल ने मिखाइल, शीना के दोस्तों और रिश्तेदारों और उसके नाना नानी और यहाँ तक कि उसके पिता सिद्धार्थ दास से भी कांटेक्ट किया, लेकिन किसी के पास शीना की कोई जानकारी नहीं मिली। कई हफ्तों तक कोशिश करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, तो राहुल भी मुंबई छोड़कर अपनी मां के पास देहरादून चला गया। फिर वक्त बीतता गया। 2012, 13, 14, 3 साल गुजर गए, लेकिन ये राज दुनिया से छिपा रहा। अगस्त 2015 में जब यह मामला खुला, तब पहली बार सबको पता चला कि शीना की मौत तो करीब 3 साल पहले ही हो चुकी है। अब पुलिस के सामने पूरी कहानी आ चुकी थी।
अगला कदम था हर उस एविडेंस को इकट्ठा करना जो कोर्ट में इस मामले को साबित कर सके, क्योंकि सिर्फ किसी आरोपी का बयान कोर्ट में दोष साबित करने के लिए काफी नहीं होता। इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम कड़ी थी शीना के शव का मिलना। मुंबई पुलिस ने फौरन रायगढ़ पुलिस से कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या 2012 में गगोदे खुर्द के जंगल में किसी यंग लड़की का जला हुआ शव मिला था। शुरुआत में पुलिस को कुछ याद नहीं आया, क्योंकि उस इलाके में लावारिस शव मिलना कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही मुंबई पुलिस ने बताया कि शव को जलाया गया था, तो रायगढ़ पुलिस को 3 साल पुरानी वो घटना याद आ गई। उन्हें याद आया कि 23 मई 2012 को उन्हीं जंगलों में एक यंग लड़की का जला हुआ शव मिला था। उस वक्त आसपास ऐसी कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी जहां शव को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद पुलिस ने डायरी में एंट्री दर्ज की और जले हुए अवशेषों को घटनास्थल के पास ही दफना दिया। यह जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस बिना देर किए फोरेंसिक टीम और रायगढ़ पुलिस के साथ उसी जंगल में उसी लोकेशन पर पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद एक नई मुश्किल सामने आ गई। कई बार तलाश करने के बावजूद पुलिस उस जगह तक नहीं पहुंच पाई जहां 3 साल पहले शीना का शव मिला था। बाद में उसे दफनाया गया था। ऐसे में इन्वेस्टिगेटर्स ने उस शख्स को बुलाने का फैसला किया जिसने सबसे पहले उस जले हुए शव को देखा था। उसका नाम था गणेश धेने। गणेश उस इलाके का रहने वाला था और जंगल के चप्पे चप्पे से अच्छी तरीके से वाकिफ था। वह गांव का पुलिस पाटिल भी था। स्थानीय भाषा में पुलिस पाटिल उस शख्स को कहा जाता है जो अपने इलाके में होने वाली सस्पिशियस एक्टिविटीज पर नजर रखता है और किसी भी असामान्य घटना की जानकारी फौरन पुलिस तक पहुंचाता है। शीना का शव उसे किन सिचुएशन में मिला था, वह कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर गणेश धेने की मदद ली। उम्मीद थी कि वह उसी जगह तक इन्वेस्टिगेशन टीम को पहुंचा सकेगा जहां 3 साल पहले उसे जला हुआ शव दिखा था। लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। करीब 3 साल बीत चुके थे। इस दौरान जंगल का पूरा नक्शा ही बदल चुका था। नई झाड़ियां, पेड़ उग आए थे। जब गणेश ने शव देखा तब गर्मियों का मौसम था, जबकि अब बारिश की वजह से पूरा इलाका अलग ही दिखाई दे रहा था। फिर भी गणेश ने हार नहीं मानी। काफी देर तलाश करने के बाद उसने एक जगह की तरफ इशारा किया। खुदाई शुरू हुई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर उसने दूसरी जगह बताई, मगर वहां भी कुछ नहीं मिला। लगातार 6 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार गणेश उस सही जगह तक पहुंच गया। जैसे ही वहां खुदाई शुरू हुई, जमीन के नीचे से इंसानी कंकाल बरामद हुआ। मुंबई पुलिस ने फौरन उस कंकाल को अपने कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। बाद में डीएनए टेस्ट में उसकी पहचान शीना बोरा के रूप में हुई। रिपोर्ट में डीएनए का मिलान इंद्रानी मुखर्जी से भी हो गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने मामले से जुड़े बाकी एविडेंस भी जुटाने शुरू कर दिए। प्रदीप वाघमरे के पास जो सूटकेस बरामद किया गया था जिसमें शव रखा गया था, कोलकाता में संजीव खन्ना के घर पर वो 3 जोड़ी जूते भी बरामद किए गए। इसके अलावा इस्तेमाल हुई किराए की कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कई बार हफ्तों तक ये मामला टीवी चैनल्स और ब्रेकिंग न्यूज और अखबारों की हेडलाइन में छाया रहा। ये मामला सिर्फ अपने सनसनीखेज खुलासों की वजह से नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुए घटनाक्रम की वजह से भी लगातार सुर्खियों में था। 18 सितंबर 2015 को महाराष्ट्र सरकार ने इस केस की जांच मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी। उस वक्त ये फैसला इसलिए बेचर्चा में था क्योंकि तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया इस जांच में लगातार अपनी नजर बनाए हुए थे। इतने सीनियर पद पर होने के बावजूद वे कई बार खुद खार पुलिस स्टेशन जाकर जांच की प्रोग्रेस और पूछताछ की निगरानी कर रहे थे, जबकि आमतौर पर ऐसा कम ही हमें देखने को मिलता है। राकेश मारिया का कहना था कि इस मामले में कई इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम सामने आ रहे थे, इसीलिए वे चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशन का कोई भी पहलू नजरअंदाज ना हो और किसी भी तरीके की लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल न रहे। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में यह क्लियर नहीं हो पाया
कि पीटर मुखर्जी का इसमें कोई रोल था या नहीं, लेकिन जब सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया, इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदल गई। 19 नवंबर 2015 को सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट कर लिया। पीटर का कहना था कि 24 अप्रैल 2012 जिस दिन हत्या हुई वह तो ब्रिटेन में मौजूद था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का दावा था कि भले ही वह घटना स्थल से दूर था, फिर भी पूरी साजिश और उसके घटनाक्रम की जानकारी उसे लगातार मिल रही थी। जांच में सामने आए कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर सीबीआई का कहना था कि इंद्रानी और पीटर के बीच उस दौरान लगातार बातचीत हो रही थी। हत्या वाले दिन भी दोनों के बीच कई बार लंबी फोन कॉल्स हुई। इन्हीं कॉल डिटेल्स को सीबीआई ने अपनी जांच का अहम हिस्सा माना। जांच पूरी होने के बाद 2016 में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसमें इंद्रानी मुखर्जी, संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी को मुख्य आरोपी बनाया गया, जबकि ड्राइवर श्यामवर राय को गवर्नमेंट विटनेस के रूप में पेश किया गया। इसके बाद इंद्रानी मुखर्जी को बायखाला जेल भेजा गया, जबकि संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी को आर्थर रोड जेल रखा गया। 17 जनवरी 2017 को इस मामले की सुनवाई ऑफिशियली रूप से शुरू हो गई। अदालत में पेश होने के बाद इंद्रानी मुखर्जी, संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी तीनों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को इनकार कर दिया। हालांकि जांच एजेंसियों की ओर से पेश किए गए सबूतों और दलीलों का अध्ययन करने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया और तीनों आरोपियों के खिलाफ साजिश रचने, अपहरण, एविडेंस मिटाने और क्राइम की जानकारी होने के बावजूद मिसलीडिंग जानकारी देने जैसे आरोप तय कर दिए। लेकिन अदालत की कार्रवाई के दौरान भी इस केस में नए मोड़ आते रहे। जेल में रहते हुए अक्टूबर 2019 में इंद्रानी पीटर मुखर्जी का तलाक हो गया। इसके कुछ महीने बाद 6 जनवरी 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी। अदालत का मानना था कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उनके खिलाफ प्रत्यक्ष भूमिका के पर्याप्त आधार नहीं बनते। इसके बाद दिसंबर 2021 में इंद्रानी ने सीबीआई को एक पत्र लिखकर दावा किया कि शीना बोरा जीवित है और कश्मीर में रह रही है। हालांकि इससे पहले भी वह कई बार अलग अलग दावे कर चुकी थी। कभी उसने पूरी जिम्मेदारी पीटर मुखर्जी पर डालने की कोशिश की, तो कभी मिखाइल का नाम सामने रखा। हर बार उसका यही प्रयास रहा कि खुद को निर्दोष साबित किया जा सके। इसी दौरान इंद्रानी की ओर से कई बार जमानत की याचिकाएं भी दायर की गई, लेकिन निचली अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये स्वीकार नहीं किया। आखिरकार 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि मामला अब भी विचाराधीन है और इंद्रानी लंबा समय न्यायिक हिरासत में बिता चुकी है, कुछ शर्तों के साथ उसे जमानत दे दी गई। अगर इस पूरे मामले को एक बार में समझा जाए तो एक मां ने अपने दूसरे पति की मदद से अपने पहले पति से हुई बेटी की हत्या की साजिश की। जांच के अनुसार इस फैसले के पीछे पारिवारिक रिश्तों का एक जाल था, संपत्ति से जुड़े विवाद और निजी हित जैसे कारण भी जुड़े हुए थे। फिलहाल इंद्रानी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी जमानत पर बाहर है, जबकि संजीव खन्ना अब भी न्यायिक हिरासत में है। मामला अभी भी अदालत में चल रहा है और अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।